Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we are going to study chapter 3 of your BSc paper Culture and Communication. So chapter 3rd is effective communication in everyday life. यानी डेली लाइफ में हम अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर सिलेबस के 4 टॉपिक्स हैं। पहला एम्पैथेटिक लिसनिंग, दूसरा कंसिडरेट स्पीकिंग, तीसरा एनालिटिकल रीडिंग एंड चौथा इन्फॉर्म्ड राइटिंग। सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। उसके पहले हम ये समझेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू ईच टॉपिक वन बाय वन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द पीवाईक्यूज आल्सो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जब अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वो इस तरीके से कही जाए ताकि वो व्यक्ति उसको समझ जाए और उस पे अपना रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन, जो व्यक्ति अपना मैसेज भेजता है, जो अपनी बात कहता है, उसको बोलते हैं सेंडर। और जो व्यक्ति आपकी बात सुनता है उसको बोलते हैं रिसीवर। ओके, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सेंडर और दूसरा रिसीवर। Now, it is a process in which one person conveys their thoughts, emotions, and information to another person in such a way that it is clearly understood and an appropriate response can be given, ताकि जो आपका सामने वाला व्यक्ति है वो आपके इमोशंस, थॉट्स और इंफॉर्मेशन को समझ जाए जो भी आप कहना चाहते हैं और उस पे अपनी प्रतिक्रिया दे सके, एक रिस्पॉन्स दे सके। दिस इज़ व्हाट कंप्लीटली इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़। ठीक है, तो जब आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है, तो दोनों ही लोग सेंडर और रिसीवर एक सैटिस्फैक्शन फ़ील करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंशियल स्किल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ़। कभी भी आप प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में काम करने चाहेंगे, आपका वर्क कल्चर होगा, कंपनी में आप जॉइन करेंगे या फिर सरकारी नौकरी होगी आपकी, तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ़, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या फिर प्रोफेशनल सक्सेस की बात हो। ओके, नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सो फर्स्ट इज क्लैरिटी। आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आपकी बात है, वो क्लियर और कंसाइज तरीके से आपको बोलनी है। दूसरा, आपको सुनना भी है, लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यू मस्ट पे अ क्लोज अटेंशन टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है ये भी आपको ध्यान से सुनना है ताकि आप उसकी बातों का ठीक तरीके से जवाब दे सकें। नाउ, आप जो भी बोलेंगे उसका रेलेवेंस होना चाहिए। द मैसेज शुड बी रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू द रिसीवर। जिसको भी आप मैसेज अपना दे रहे हैं वो उसके लिए रेलेवेंट होना चाहिए ताकि वो समझ जाए और उस पर अपना रिस्पॉन्स दे सके। Next is feedback. So the receiver's feedback ensures that the message has been correctly understood. आपकी बातों का जब जवाब आता है रिसीवर की तरफ से तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मैसेज है वो कम्प्लीटली समझ लिया गया है। सो दीज आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस स्किल कैन बी डेवलप ओवर टाइम और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। एक दिन में आप एक बेटर नहीं बन जाते हैं। सो विथ प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज एंड अचीव सक्सेस इन बोथ इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये आपको एम्पैथी मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर के अंदर, पहला टॉपिक था एम्पैथी के बारे में। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू दैट, सिमिलर टू दैट टॉपिक। तो यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अलग से जुड़ गई है, वो है लिसनिंग। एम्पैथी मैंने आपको बता दी थी, एम्पैथी होती है जब आप फीलिंग्स किसी की समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अब यहाँ पे फीलिंग्स के साथ-साथ आपको सुनना है व्यक्ति को ध्यान से। सो एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति की बातों को एम्पैथी के साथ सुनेंगे, यानी उसकी फीलिंग्स पर भी ध्यान देंगे और उसकी जो बातें वो कह रहा है उस पर भी ध्यान देंगे, उसका पर्सपेक्टिव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। फीलिंग्स plus what they are saying and what is their perspective. This is completely empathetic listening is. So it is a process of making an emotional connection with someone who is speaking. तो फीलिंग्स पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए इसमें जो है इमोशनल कनेक्शन और डीपर लेवल पे होता है जो व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है। ठीक है,
ये पर्सनल रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा काम आती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। सो इट इज़ देयरफॉर एन एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग बट रिक्वायर्स अ कॉन्शियस एंड मच स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन फीलिंग्स। सो क्रूशियली एम्पैथेटिक लिसनिंग गिव्स द स्पीकर स्पेस टू फील हर्ड एंड वैलिडेटेड। तो जब आप किसी की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको समझते हैं, तो उसको उस सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसको ठीक तरीके से सुना जा रहा है और वो अपनी बात को बिना डरे खुल के आपसे कह सकता है। तो द मेन एम ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ यूजुअली टू प्रोवाइड सपोर्ट और एनकरेजमेंट टू द स्पीकर। तो हर व्यक्ति अपनी बात किसी से भी नहीं शेयर कर देता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें वो अपनी सारी बात कह पाता है। तो फॉर दैट पर्पस ताकि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको इनकरेज्ड फ़ील हो और वो उसको ये ना लगे कि जज किया जाएगा, है ना? जब आप फीलिंग्स के लेवल पे कनेक्ट करते हैं, तो खुल के कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट और एनकरेजमेंट टू द स्पीकर। Therefore sets it apart from other forms of active listening where the goal is to understand the communication and respond in whatever way seems appropriate। और जो एक्टिव लिसनिंग होती है या बाकी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसमें आप सिंपली लोगों की बात सुनते हैं और जो भी आपको सही लगता है उसके अनुसार आप जवाब देते हैं। लेकिन एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे और उनके अनुसार जवाब देंगे ताकि वो वैल्यूड फील करें, उनको उनकी जो पोजीशन है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, है ना? अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं घुसेड़ देना है उसमें। So there are many benefits of empathetic listening. It can help you to build stronger relationships. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव होंगी इससे। कॉन्फ्लिक्ट आपका जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, झगड़े कम होंगे। सो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न एंड ग्रो एज अ पर्सन। सो प्रैक्टिस के साथ ये स्किल भी आपकी इम्प्रूव होने वाली है। कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। सपोज़ योर पार्टनर इज़ हैविंग अ बैड डे। मान लीजिए आपकी पार्टनर है कोई, वो जो है किसी कंपनी में काम करती है। घर आई, उसने आपसे बोला कि आज बॉस से लड़ाई हो गई है। आपने उसको ही लताड़ दिया कि तू तो मेरे से ही लड़ती रहती है, बॉस से भी लड़ गई होगी, क्या इसमें बुराई है ना? तो अब यहाँ पे वो जो है आपसे दोबारा से नाराज़ हो जाएगी, है ना? इसके बजाय आपको सुनना चाहिए था उसे। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स यू मस्ट लिसन टू देम। उनकी फीलिंग्स क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने का प्रयास कीजिए। सो यू कैन लिसन एम्पैथेटिकली बाय आस्किंग देम व्हाट्स रॉन्ग, लिसनिंग टू देयर रिस्पॉन्सेज विदाउट जजमेंट। जज बिल्कुल नहीं करना है कि तू तो है ही लड़ाकू। सो अपना सपोर्ट साथ में ऑफर करना है कि जो भी बात है आप बता सकते हैं। आप जब अपनी बातों को कह लेते हैं तो आपको एक हल्कापन महसूस होता है। सो दैट इज़ व्हाई एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि सामने वाला व्यक्ति अपनी पूरी बात कह दे आपसे और उसे हल्का महसूस हो। सो इफ़ यू आर हैविंग अ डिसएग्रीमेंट विद कलीग, मान लीजिए आप की लड़ाई हो गई किसी से या फिर कोई व्यक्ति आपसे जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है मान लीजिए, वहाँ पे आपका कोई अलग पर्सपेक्टिव है, सामने वाले व्यक्ति का अलग पर्सपेक्टिव है, तो उसको पीटने नहीं लग जाना है कि तुम दूसरा कैसे सोच सकते हो। उसकी पर्सपेक्टिव को भी सुनना है। यू कैन लिसन एम्पैथेटिकली बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड एक्सप्लेन योर ओन पर्सपेक्टिव एज़ वेल। और अपना जो सोचना है उस टॉपिक को लेकर के उसको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से वो पेश करना है ताकि उसको बेइज्जती भी ना फ़ील हो और एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुँचा जा सके। सो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ कंसिडरेट स्पीकिंग। कंसिडरेट स्पीकिंग यहाँ पे एक टर्म है स्पीकिंग और कंसिडरेट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, किन चीज़ों को, फीलिंग्स, नीड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। सो कंसिडरेट स्पीकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इन अ वे दैट इज माइंडफुल ऑफ देयर फीलिंग्स, नीड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। मान लीजिए आप कहीं सेमिनार लेने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों का। 10th वालों का ऑब्वियसली बोर्ड्स होता है। तो आप जब वहाँ पे बोलेंगे तो बोर्ड्स के बारे में उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उनको और मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, है ना? ना कि वहाँ जो है आत्मा परमात्मा के बारे में बात करने लग गए और वो एक तो वो पहले से ही डरे हुए हैं। इर्रेलेवेंट टॉपिक पे मान लीजिए कोई आपने सेमिनार कर दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी बोलने जा रहे हैं, सामने वाला सुनना क्या चाहता है। जैसे मोदी जी कहीं भाषण देने जाते हैं, तो लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनका इस पे ज़्यादा ध्यान होता है। स्मार्ट सिटी बने ना बने, लेकिन भाषण में होना ज़रूर चाहिए कि भैया स्मार्ट सिटी बनाएँगे, है ना?
इस तरीके से और लोग जो है कनेक्टेड फ़ील करते हैं कि हमारी बात कर रहा है ये तो, है ना? काम हो चाहे ना हो, पर बोलना वो है जो सामने वाला सुनना चाहता है। दिस इज़ व्हाट कंसिडरेट स्पीकिंग इज़। स्पीकिंग बाय कंसिडरिंग द फीलिंग्स, नीड्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द other person. So, considerate speaking is a practice of communicating with others in a way that is mindful of their feelings, needs, and perspectives. It means thinking carefully about words, tones, and timing so that the message is not only clear but also kind and respectful. आप कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आपकी टोन क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बोलना है और रेस्पेक्टफुल और काइंड वे में बोलना है। ये जो है ब्रॉडर मीनिंग है कंसिडरेट स्पीकिंग का। जब भी हम कंसिडरेट स्पीकिंग करते हुए बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हुए बोलते हैं, तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है, वो उसमें एक पॉजिटिवनेस आती है। जो लोग हैं आसपास आपके, वो सेफ फील करते हैं। पीपल फील सेफ, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, एंड दे आर मोर लाइकली टू ओपन अप, शेयर देयर थॉट्स एंड लिसन टू व्हाट वी have to say. On the other hand, using the thoughtless words can cause misunderstanding, hurt feelings, and even lasting damage on relationships. So, considerate speaking helps in building trust and encourages open and honest communication. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप कभी फीडबैक दे रहे हैं किसी को, किसी ने पूछा सब्जी कैसी बनी है, अब उसको आपको पर्सनल अटैक करने लग गए कि तुम्हारे तो हाथ में ही बेकार है, एकदम कुछ भी बनाओ बेकार ही बनता है। पर्सनल अटैक नहीं करना है। जब भी फीडबैक देना है, एक स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। नमक कम है तो बता दीजिए नमक कम है, इसमें थोड़ा-सा और होता तो एक अच्छा स्वाद आता। पर्सनल अटैक नहीं करना है बिल्कुल भी। ये है कंसिडरेट स्पीकिंग। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़, जब भी आप ग्रुप सेटिंग में बोल रहे हो, कहीं ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, तो वहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल का ध्यान रखना है। बाकी लोगों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करना है। ग्रुप डिस्कशन में ये नहीं होता है कि आप ही डोमिनेट करने लग गए, सब कुछ आपको ही बोलना है ना? वहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, सबको इंक्लूड करने की कोशिश करनी है, सबको मौका देना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। मान लीजिए किसी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू आर स्टूपिड, यू कैन से आई डू नॉट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी अगेन? क्या आप मुझे दोबारा से जो है समझा सकते हैं? आप पागल हैं, आप गधे हैं, समझा ही नहीं पाते हैं, ये नहीं बोलना है। नेक्स्ट मान लीजिए आपका किसी को फ़ोन आ गया, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आप बिज़ी हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सो बिज़ी, आई आई डू नॉट हैव टाइम टू टॉक, अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, टाइम वाइम नहीं है मेरे पास बात करने का, अभी फ़ोन-वोन मत करो, तो सामने वाले व्यक्ति को जो है फ़ील होगा कि बहुत ज़्यादा जो है बड़े आदमी बन गए हैं। इसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि आई एम रियली बिज़ी राइट नाउ बट कैन वी टॉक लेटर? इसमें एक ये फ़ीलिंग आती है कि क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अभी मैं बिज़ी हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि हाँ, चलो अभी बिज़ी है, बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? तो इस तरीके से ये होती है कंसिडरेट स्पीकिंग, यानी एक पॉजिटिव वे में दूसरों की फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को, उनके पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करते हुए अपनी बात को एक एक सिंपलिस्टिक टोन में और एक माइंडफुल टोन में कहना है। नेक्स्ट एनालिटिकल रीडिंग, यानी चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए पढ़ना, डीपली पढ़ना। एक होता है कि आप बस किताब खोले, सब टॉपिक देखा, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिया और पढ़ के खत्म हो गई सारी किताब। एक तो ये सिंपल सी रीडिंग होती है। एनालिटिकल रीडिंग जब होती है, तो आप डीप फ़ोकस के साथ पढ़ते हैं। जो भी आपको पढ़ना है, उसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, उसके अंडरलाइंग आर्गुमेंट्स क्या-क्या हैं, फैक्ट्स कौन-कौन से प्रेज़ेंट किए गए हैं, आप नोट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। दैट इज़ व्हाट एनालिटिकल रीडिंग इज़। तो ये कैज़ुअल रीडिंग के तरीके से नहीं होती है। सरफेस मीनिंग आपको सिर्फ़ नहीं समझने होता है। एनालिटिकल रीडिंग आपको एक डीपर लेवल का एक्सपीरियंस देता है। इट इज़ अबाउट एक्ज़ामाइनिंग द डिटेल्स, क्वेश्चनिंग द टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटिंग व्हाट लाइज़ बीनीथ द वर्ड्स। सो ये एक ऐसी स्किल है जो रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, लिटरेचर में या साइंस में, लॉ, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इन सभी चीज़ों को इंटरप्रेट करने में, समझने में, लॉजिक को समझने में एविडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे एनालिटिकल रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब एनालिटिकल रीडिंग कैसे जो है करी जाती है? तो एक छोटा-सा यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको फ़ॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट का ओवरव्यू लेना है, एक सिंपल से नोट्स बनाते हुए कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं।
इसमें हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इससे आपको एक आउटलाइन क्रिएट होती है चैप्टर की आपके दिमाग पे। उसके बाद आपको डीपली मटेरियल को पढ़ना है और हाइलाइट करना है या अंडरलाइन करना है या क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं, जो भी आपके हिसाब से सही लगे, और आप नोट्स भी बना सकते हैं किनारे। उसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन जब आप करते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो आपने पढ़ा उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, यानी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, उसके क्रिटिसिज़्म्स क्या हैं। तो एविडेंस को साथ में रखते हुए आर्गुमेंट्स, ऑथर ऑथर जो भी कह रहा है अपनी बात, उसके पीछे उसके सोर्सेज़ क्या हैं, उसको वेरीफ़ाई करना है, फैक्ट्स क्या हैं, कोई लॉजिक है या नहीं है, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए क्रिटिकली उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को इवैल्यूएट करना है। उसके बाद अपना भी इंटरप्रिटेशन बनाना है कि इस टॉपिक से मैंने ये समझा, अब मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। वंस यू हैव फिनिश्ड रीडिंग एंड एनालाइजिंग, देन समराइज़ योर मेन पॉइंट्स, और लास्ट में आप समराइज़ कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपने सीखी और इसकी वजह से आप मटेरियल को ज़्यादा बेटर रिमेंबर कर पाएँगे। सो इन दिस वे यू कैन सी कि सिंपल रीडिंग से ये कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है एनालिटिकल रीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक, इन्फॉर्म्ड राइटिंग। इन्फॉर्म्ड राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे, क्योंकि डिजिटल एज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की एकदम भरमार लगी हुई है ना? कहीं से भी इन्फॉर्मेशन निकालो, हज़ारों, एक ही टॉपिक पे हज़ारों आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो इन्फॉर्म्ड राइटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा लेखन, एक ऐसा जो है लेख लिखा जाए जो रिसर्च के आधारित पे बेस्ड हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्सेस पे बेस्ड हो और टॉपिक की थॉरो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो। सो इन्फॉर्म्ड राइटिंग इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज ग्राउंडेड इन वेल रिसर्च्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। मान लीजिए आपको एस्से लिखना है किसी टॉपिक पे, या आर्टिकल लिख रहे हैं, या फिर आप कोई जो है न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं, कोई न्यूज़पेपर के लिए आपको सेक्शन लिखना है। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली चैटजीपीटी से खोल के तो नहीं लिख सकते ना, कि इस टॉपिक पे जीपीटी से पूछ लिया और बता दिया उसने, और वही उठा के जो है छाप दिया। तो ये आपके असाइनमेंट में काम आ जाता है, वहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि इन्फॉर्म्ड राइटिंग का मतलब है कि आपने जो भी लिखा उसके पीछे आपके क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज़ क्या हैं, कहाँ से आपने लिया, आपके आर्गुमेंट्स क्या हैं, आपने क्या क्लेम्स करे हैं, उसमें आपके एविडेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए, चीज़ों को वेरीफ़ाई करते हुए, सबका रेफ़रेंस देते हुए आपको लिखना होता है। तो इन्फॉर्म्ड राइटिंग का मतलब यही है कि आप किसी भी टॉपिक को लिख रहे हैं, तो उसपे एक डीपर इनसाइट प्रेज़ेंट करना है। So, when writing in an informed manner, the author delivers insights, arguments, and explanation that are supported by reliable sources, thoughtful analysis, and clear reasoning. उसमें उसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसका क्या सोर्सेस है, आपका आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो वैसा क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए जब आप लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं इन्फॉर्म्ड राइटिंग। So, this skill is very essential in academic writings, professional writings, journalistic settings, because it builds credibility, communicates expertise, and foster trust with the readers. तो जब आप चीज़ों को वेल रिसर्च्ड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, तो जो रीडर्स हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट भी बनता है कि हाँ, अगर फलाने ऑथर ने लिखा है तो सही लिखा होगा। इस तरीके से जो है इन्फॉर्म्ड राइटिंग होती है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। थॉरो रिसर्च के साथ आपको स्टार्ट करना है। सारे किसी भी टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है, तो सबसे पहले रिसर्च करनी है, मल्टीपल सोर्सेज़ का इस्तेमाल करना है, और एकेडमिक जर्नल्स हो गए, इसमें बुक्स, एक्सपर्ट के इंटरव्यूज़, ऑफ़िशियल रिपोर्ट, सबका इस्तेमाल करते हुए आप रिसर्च करेंगे। उसके बाद उनको इवैल्यूएट करेंगे कि क्रेडिबिलिटी क्या है, किसी भी वेबसाइट से उठा के नहीं छेप देना है। तो क्रेडिबल सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हुए, जो जो ट्रस्टेबल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, नॉट ऑल सोर्सेज़ आर इक्वली रिलायबल। तो सोर्स की ओरिजिन क्या है, ऑथर कौन है उसका, सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करनी है। उसके बाद रिसर्च करने के बाद सारी फाइंडिंग्स को आप लॉजिकली अरेंज करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे एक ठीक तरीके से, और जो भी आप फिर उसमें लिखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे या फिर आर्गुमेंट्स जो भी होंगे, उनके पीछे एक एविडेंस होना चाहिए। इसमें आप स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स, डेटा, सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद लास्ट में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हुए उसका सिग्निफिकेंस समझाते हुए और समराइज करना है फैक्ट्स को. So these are simple steps that can be used for an informed writing. Okay. नाउ दिस वाज द लास्ट टॉपिक. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. कुछ यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं. पहला है कि डज कंसिडरेट स्पीकिंग कंट्रीब्यूट टू फोस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स. यानी जब आप कंसिडरेटली बोलते हैं, कंसिडरेट स्पीकिंग, तो क्या उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स पॉजिटिव बनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है? तो जी हाँ, ज़रूर. जब हम कंसिडरेट होते हुए बोलते हैं तो हम दूसरों के जो है पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हैं, उनके फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं. इसकी वजह से रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी. इसी को आपको एक्सप्लेन करना है. तो इट विल प्रमोट रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट. यू कैन रीड द आंसर्स फ्रॉम द पीडीएफ. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होगा इससे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे. एक यहाँ पे और शॉर्ट नोट्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड राइटिंग इन डिजिटल एरा. मैंने अभी आपको बताया कि इन्फॉर्म्ड राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और डिजिटल एरा में तो खासकर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक टॉपिक को आप पढ़ने बैठेंगे उसमें हज़ारों आर्टिकल्स, हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी. सो उसमें किसी भी चीज़ पे आप लिख रहे हैं तो उसका एक इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए, और उसमें वेल रिसर्च्ड आर्टिकल और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए लिखना है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल एरा. सो कंसिडरेट स्पीकिंग पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है. एम्पैथेटिक लिसनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं. सो यू कैन रीड द आंसर्स फ्रॉम द पीडीएफ. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से. तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.